स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण है जो नया वाला है 2025-26 का, उसको अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर अपने इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है वो अपने कर चुके हैं, जिसमें अपने आर्थिक विकास के सूचक पढ़े थे। और इसके अलावा अखिल भारतीय संकेतकों से राज्य के प्रमुख संकेतकों की तुलना भी की थी, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का परिचय भी उसके अंदर किया था। उसके बाद में अपने सर्वे का जो पहला चैप्टर था उसको कंप्लीट किया है, जिसमें कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपने कंप्लीट किया था। अब आज अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि है हेल्थ और वेलफेयर का, स्वास्थ्य और कल्याण का, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लोकबंधु 2025, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाओ आप, यहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे के पूरे सर्वे की अलग अलग चैप्टर्स की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे रोज क्लासेस आती रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। तो अपने सबसे पहले तो आप सबको पता है कि ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां से तैयार किया गया है। ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख सकते हो, स्वास्थ्य और कल्याण वाला जो आज अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर, ठीक है ना। इसको अपने इसमें पूरा का पूरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पर पैराग्राफ फॉर्म में चीजें दी होती है, तो अपने उसको टेबल फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि चीजें याद करने में आसानी हो। और आंकड़ों को तो मैं ऐसे निचोड़ देता हूँ, ठीक है ना। आज भी कुछ आंकड़े आएंगे, उनको भी देखना किस प्रकार से अपने याद करेंगे, ठीक है। तो अब अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी एक्टिव रिकॉलिंग कर ली जाए, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे विजन स्टेटमेंट, जो विकसित राजस्थान संकल्प। आप सबको पता है कि इस बार सर्वे के जो 13 चैप्टर हैं वो विकसित राजस्थान के जो 13 क्षेत्र हैं उन्हीं के नाम पर हैं, ठीक है ना। तो आपको विकसित राजस्थान के 13 क्षेत्र याद करने की कोई नीड नहीं है। जो सर्वे के 13 चैप्टर हैं वही 13 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अपने देखेंगे कि जो विकसित राजस्थान संकल्प है उसके अंदर स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जाएगा। इसके बाद में अपने बात करेंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच की, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे अपने आंकड़े देखने वाले हैं, जिसमें कि नवजात मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, प्रजनन दर है, ठीक है, उसको लेकर बात करेंगे। फिर राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बात करेंगे, और इसके अलावा भौतिक संरचना पर बात करेंगे। सभी के लिए स्वास्थ्य टॉपिक के अंदर अपने बहुत सारी योजनाएं जो है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे लास्ट के अंदर, इसके अंदर क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या योजनाएं चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो योजनाओं पर आधारित है, और कुछ हद तक इसमें आंकड़े भी हैं, वो मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा, ठीक है। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे विकसित राजस्थान संकल्प के अंदर स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखो, विकसित राजस्थान जो संकल्प है उसके अंदर स्वास्थ्य को लेकर बात कही गई है कि ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। अब बहुआयामी कैसा, कि स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जो है वो कल्याण जो है वो हो, है ना। हर आयाम से जो है वो कल्याण होना चाहिए नागरिकों का। इसके अलावा इसके लिए फिर क्या नीड है, सार्वभौमिक, सुलभ और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली की नीड है, उसके द्वारा इसको समर्थन दिया जाएगा। यानी कि विकसित राजस्थान में जो संकल्प लिया गया है वो लिया गया है एक सार्वभौमिक, सुलभ और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का, जिसका उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण करना नागरिकों का, ठीक है। अब आप जानते हो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना, भोजन, ठीक है। तो इसके अंदर बात कही गई है कि एक खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रणाली जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि सामाजिक कल्याण हो और आर्थिक स्थिरता जो है वो सुदृढ़ हो पाए, ठीक है ना। एक खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रणाली जो है
वो सुनिश्चित की जाएगी, जिसके माध्यम से सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता जो है वो सुदृढ़ की जाएगी। अब ये जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रणाली है, ये किन किन चीजों पर आधारित होगी? एक पारदर्शिता पर आधारित होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी इसके अंदर, समावेशिता होगी, इसमें सभी को लिया जाएगा, अमीर हो चाहे गरीब, ठीक है। इसके अलावा नवाचार आधारित होगी, इनोवेटिव होगी, ठीक है ना। और इसका काम होगा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक समान पहुंच जो है वो सुनिश्चित करना, हर व्यक्ति की पहुंच जो है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक हो, इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रणाली जो है वो विकसित की जाएगी। इसके बाद अपने बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, किन किन क्षेत्रों पर जो है वो काम किया जाएगा। तो इसके लिए आप तीन चीजें ध्यान रखना, एक भोजन यानी कि खाद्य सुरक्षा, है ना, भोजन। दूसरा इसके अंदर स्वास्थ्य पर काम करेंगे। तीसरा अपने कुछ कानूनी चीजें देखेंगे इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको सारे क्षेत्र समझा देता हूं। सबसे पहले अपने काम करेंगे खाद्य या भोजन पर। तो इसके लिए सबसे पहले खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा कि कोई आदमी भूखा ना सोए, ठीक है ना। तो खाद्य सुरक्षा सबके लिए हो, तो पहला जो क्षेत्र है वो है खाद्य सुरक्षा। दूसरा आजकल ट्रेंड में चल रहा है मिलेट्स, मोटे अनाज। मोटे अनाज को जो है वो प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन जो है वो मिल सके। तो ये दो प्रोविजन तो हैं आपके भोजन से रिलेटेड। इसके बाद अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोविजंस की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी की बात की गई है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूएचसी, ठीक है। अब इसके अंदर सभी के लिए जो है वो स्वास्थ्य जो है हो, ये टैगलाइन है। इसके बाद में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को लेकर बात करेंगे। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोविजंस देख रहे हैं अपने। पहला हो गया सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ठीक है। उसके बाद में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान यानी एजुकेशन और रिसर्च पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर काम होगा। इसके अलावा अब एआई का दौर है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में एआई जो है इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड प्रोविजन हो गया, आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान। और इसके अलावा रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए चिकित्सा पर्यटन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा पर्यटन केंद्र जो है इस पर काम किया जाएगा। तो ये 5 प्रोविजन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। भोजन से रिलेटेड 2 प्रोविजन, खाद्य सुरक्षा और मिलेट्स को प्रोत्साहन, ठीक है ना। स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई, ठीक है, आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान, चिकित्सा पर्यटन केंद्र, ठीक है। इसके बाद कुछ कानूनी प्रोविजंस भी हैं, जैसे एक है विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, और दूसरा है उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण। ये 2 कानूनी प्रोविजन भी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किए गए हैं। एक विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और दूसरा है उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण। अब ये क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सर्वे के अंदर, तो आपको भी ज्यादा दिमाग पर जोर देने की नीड नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पहले चैप्टर का सारांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ने का मैंने आपको बता दिया। कोई सेंस नहीं है, जब आप पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो सारांश पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में ये वाला दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर जो जो क्षेत्र हैं वो दिए हुए हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो अब बात करते हैं सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच। ये बात अपने की विकसित राजस्थान जो संकल्प है उसके अंदर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं उसको लेकर बात की। अब अपने नेक्स्ट बात करने वाले हैं सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच की, यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस की, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने कुछ आंकड़े देखने वाले हैं। आंकड़ों के माध्यम से अपने देखेंगे कि स्वास्थ्य कहां तक पहुंचा है, बेसिकली क्या स्वास्थ्य सार्वभौमिक हो गया है, ठीक है। ये आंकड़े बताएंगे आपको। अब इसमें क्या क्या आंकड़े देखने वाले हैं, तो ये आंकड़े सबसे पहले तो जारी कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो है उसके ये आंकड़े हैं। इसका 5वां संस्करण आया है, जिसके अंतर्गत 2019 से 2021 तक की गणना हुई, ठीक है। और इसके अनुसार क्या क्या आंकड़े हैं वो अपने को देखना, सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा।
नवजात मृत्यु दर, है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर, शॉर्ट में बोलेंगे इसको एनएनएमआर, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, बताता हूं क्यों रखनी है, ठीक है। तो एनएनएमआर जो है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या नवजात मृत्यु दर, इकाई है इसकी प्रति हजार जीवित जन्म, प्रति हजार जीवित जन्म पर कितने जो नवजात हैं उनकी मृत्यु होती है। तो इसके अंदर दो आंकड़े अपने पढ़ेंगे, एक राजस्थान के और एक भारत के। तो सिंपल है, याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, जब भी राजस्थान का याद करेंगे और उसमें +4 करेंगे तो भारत के आंकड़े आ जाएंगे, ठीक है। देखो, नवजात मृत्यु दर कुछ के अंदर, नवजात मृत्यु दर एनएनएमआर बोलते हैं इसको, एनएन कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे एन में से एन अगर घटा दूं मैं तो 0 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 20.2 वापिस 2, ठीक है, 20.2 राजस्थान की नवजात मृत्यु दर है, ठीक है ना, 20.2 राजस्थान की क्या है, नवजात मृत्यु दर है। कैसे याद किया, एन 2 बार आया है, ठीक है, और एन में से एन माइनस करोगे तो 0 आएगा, सीधी सी बात है। तो 20.2 आ गई आपकी राजस्थान की नवजात मृत्यु दर। अब भारत की निकालनी है, +4 कर दो, तो 20.2 में अगर आप +4 करोगे तो वो 24.2 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली +4 नहीं है, ये कुछ पॉइंट के बाद में परिवर्तन होगा। तो आप तो इतना याद रख लो 24.9, 4 से आपको सीधा सीधा रेफरेंस मिल गया कि 20 से 24 ही है वो, ठीक है ना। तो भारत का अगर आप बात करोगे नवजात मृत्यु दर कितना है, तो 24.9। शिशु मृत्यु दर आईएमआर कितना है, ठीक है ना, प्रति हजार। अच्छा, मैं आपको ओरिजिनल में दिखाता हूँ ये टेबल कैसे दी हुई है, ये देख लो, ओरिजिनल में चौथा संस्करण भी दिया हुआ है इसका, जिसका कोई काम नहीं, वो रेफरेंस के लिए दिया गया है, और प्लस में और भी बहुत अनावश्यक डेटा इसमें दिए गए हैं, तो वो सब मैंने माइनस कर दिए हैं, और जो काम के हैं वही अपने को पढ़ने हैं। देखो शिशु मृत्यु दर जो है, नवजात मृत्यु दर अपने याद कर ली, ठीक है, 20.2, 24.9, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की, प्रति हजार जीवित जन्म पर कितने शिशु जो है उनकी मृत्यु होती है, आईएमआर इसको बोलते हैं। अब राजस्थान की अगर अपने को शिशु मृत्यु दर ज्ञात करनी है तो अपने नवजात मृत्यु दर ज्ञात कर चुके हैं राजस्थान की, ठीक है ना, और उसमें अगर अपने +10 कर देते हैं तो ये आ जाएगी शिशु मृत्यु दर। तो 20.2 में अगर अपने +10 करें तो ये 30.2 आना चाहिए, लेकिन वो सेम सेम एक ही सूरत का रहेगा। अगर ये कहेगा मैं 20.2 हूं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये 30.3 है, 10 प्लस करना है। जब आपने राजस्थान वाले के अंदर 10 प्लस किया है तो इंडिया वाले के अंदर आपको 11 प्लस करना है, फिर इंडिया वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 11 प्लस कर दो उसमें। तो 24 में 11 प्लस किया तो वो आएगा 35, 35.2 है भारत की शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कितनी है, तो 20.2, भारत की कितनी है, 24.9, 4 प्लस किया, नवजात मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर राजस्थान की कितनी है, तो राजस्थान वाली नवजात मृत्यु दर में अगर अपने +10 कर देंगे 30.3, तो वो आ जाएगी शिशु मृत्यु दर राजस्थान की। और फिर अगर अपने पैरेलली प्लस करना है 24.9 में अगर अपने 11 प्लस करेंगे तो 35.2 आ जाएगी भारत की शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संस्थागत जन्म। संस्थागत जन्म का मतलब है इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितने होते हैं, चिकित्सा संस्थानों में कितने जो है वो बर्थ होते हैं। तो अगर आपसे मैं एक चीज पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, आजकल जो डिलीवरीज होती है वो ज्यादातर कहाँ होती है, घरों में होती है या हॉस्पिटल्स में होती है। तो आप बोलोगे यार 90% से ज्यादा डिलीवरीज तो हॉस्पिटल्स में ही होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 90% से ज्यादा, बहुत सही बोला आपने। तो 90% से कितना ज्यादा है बस ये देख लेना। तो राजस्थान का है 94.9%। आप कहोगे लगभग 95% जो है वो जन्म आजकल हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, डिलीवरी, ठीक है। तो ये आपके काम आएगा, जो आप बोलते हो ना आम बोलचाल में, वो चीजें काम आती है, फिर वो आंकड़ों में भी प्रदर्शित हो रही है फिर कि 90% से ज्यादा डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में होती है। तो संस्थागत जन्म का मतलब वही है इंस्टीट्यूशनल बर्थ की, किसी चिकित्सा संस्थान के अंदर बर्थ, ठीक है। तो ये 90% से भी अधिक, आप ऐसा बोले ना कि 95%, तो 94.9% है राजस्थान के अंदर। लेकिन भारत बड़ा है, भारत के अंदर और भी बहुत सारे राज्य आते हैं, तो ऑब्वियसली भारत के अंदर ये जो संस्थागत जन्म होंगे ये कम होंगे, ठीक है ना।
और ये भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच को दर्शाता है। 88.6 है भारत में ये आंकड़ा, ध्यान रखना। सेम ये 9 उधर 8 ठीक है। तो राजस्थान के अंदर है 94.9% और भारत के अंदर कितना है 88.6% संस्थागत जन्म। याद रखने का तरीका क्या है, आम बोलचाल में बोलते ही हैं कि हॉस्पिटल्स में आजकल डिलीवरियां हो रही है, 90% से भी ज्यादा डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो रही है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि 95 के करीब है 94.9 और भारत की है 88.2 88.6 88.2 तो मेरे 12वीं में परसेंटेज है, ठीक है। तो 88.6 है संस्थागत जन्म। इसके बाद पूर्ण टीकाकरण कितने लोगों का हो चुका है, ठीक है ना। पूर्ण टीकाकरण जो है इसको याद करने की क्या ट्रिक है फिर, तो इसकी ट्रिक तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसी ट्रिक व्रिक, बट जिनको पंजाबी आती है उनको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। वैसे सबको ये वर्ड तो सबको समझ आ जाएगा। देखो, जब कोविड-19 के टीके लगवाने की बारी आई थी कि टीके कौन कौन लगवाएगा, तो सब ने एक ही स्वर में बोला था कि 80 लावांगे, है ना, 80 लावांगे। सबको मौत से डर लगता है, तो 80 लावांगे, टीके 80 लावांगे, यानी 80 यानी कि 80.4% राजस्थान के अंदर पूर्ण टीकाकरण। पूर्ण टीकाकरण का अगर आपसे आंकड़ा पूछे राजस्थान के अंदर कितना है, तो 80.4% है, ठीक है ना। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि टीके कौन लाएगा, 80 लावांगे। तो 80.4% राजस्थान के अंदर पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा है। अब भारत का कितना है, तो भारत के अंदर तो टीकाकरण ऑब्वियसली कम ही हुआ होगा, क्यों, क्योंकि राज्य बहुत सारे हैं। तो भारत के अंदर ये आंकड़ा कितना है, फिर मैंने आपको बताया अगर भारत में आपको कुछ प्लस करना है माइनस करना है तो 4 ही करना। फिर 80 में से 4 76.4, ये 80.4 है, ये 76.4 है। बस 76.4 और 80.4 उल्टा पुल्टा मत कर देना, अभी और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 आंकड़े आपको मैं याद करवा चुका हूं और आपको याद हो चुके हैं, वापिस रिपीट कर देता हूं। नवजात मृत्यु दर में एन 2 बार आ रहा है, तो 2 और एन में से एन माइनस करो तो 0, तो 20.2। भारत के लिए 4 प्लस करना था, 24.9। शिशु मृत्यु दर के लिए नवजात में +10 करना है, उधर +11 करना है, तो +10 किया तो 30.3 राजस्थान और 35.2 आपका हो गया भारत। संस्थागत जन्म के लिए आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते ही हो कि 95% जो है, 90% से भी ज्यादा जो है आजकल अस्पतालों में बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो यही सही आंकड़ा है कि 94.9% जो है वो राजस्थान का है चिकित्सा संस्थागत जन्म। और भारत के लिए आपको क्या करना है फिर 88.6 कम करना है, 88.6 है भारत का। पूर्ण टीकाकरण 80 लावांगे टीके, यानी 80.4%, और भारत 4 माइनस कर देना 76.4%, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा है कुल प्रजनन दर का, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। अब ये कितनी है, तो ये आपको सीधा सीधा याद कर लेना है 2, यानी कि प्रति महिला बच्चों की संख्या कितनी है। कुल प्रजनन दर कैसे निकालने का मतलब क्या है कुल प्रजनन दर का, तो प्रति महिला बच्चों की संख्या जो है वो कितनी है, तो भारत में भी 2 है, राजस्थान में भी कितनी है 2, बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसे ही याद हो जाएगा ये तो सीधा ही, ठीक है ना। तो दोनों की सेम है, बच्चे 2 ही अच्छे वाली थीम। कुल प्रजनन दर जो है वो 2 है। अब ये आंकड़े इन्होंने सर्वे किया है या सीधे ही भरे हैं वो तो आप भी जानो, ठीक है। कुल प्रजनन दर कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट प्रति महिला बच्चों की संख्या, है ना, तो 2 है, सिंपल। अगला जो डेटा है वो है इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के अंदर एनीमिया यानी खून की कमी की व्याप्तता। कई बार बहुत ज्यादा गोरा नहीं, एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, धोड़ा, है ना, जिसमें खून की कमी दिखाई देने लगती है एनीमिया के अंदर, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं के अंदर एनीमिया की व्याप्तता कितनी है ना, एनीमिया की कितनी व्याप्तता है गर्भवती महिलाओं के अंदर। आयु वर्ग ध्यान रखना 50 से 49 वर्ष की बात हो रही है, सॉरी 15 से 49 वर्ष की बात हो रही है आयु वर्ग। और गर्भवती महिलाओं के अंदर एनीमिया यानी खून की कमी की कितनी व्याप्तता है, तो राजस्थान के अंदर है 46.3 और भारत के अंदर है 52.2, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितनी है 46.3 और भारत के अंदर कितनी है 52.2। वही सेम 6 प्लस करना है, एक बार और भी किया था कहीं पर, एक बार 6 माइनस किया था संस्थागत जन्म के अंदर,
ठीक है, 6 और 4 पे ही चलना है आपको बेसिकली। तो ये आप एक याद कर लेना कि इतना कोई खास डाटा भी नहीं है, फिर भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। राजस्थान के अंदर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता कितनी है? 15 से 49 वर्ष तक 46.3 राजस्थान में, 6+ किया भारत में आ जाएगी 52.2। ये शायद महिला साक्षरता दर का भी आंकड़ा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और डाटा है, ये भी कोई इतना खास नहीं है, कि 5 वर्ष से कम आयु की जो है वो मृत्यु दर कितनी है, जिसको U5MR बोलते हैं अपने। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है? तो राजस्थान में तो 37.6 है और भारत में 41.9 है। वही सेम 37 और 4 41। तो बार बार एक ही एक बोल रहा हूं, या तो 4+ कर लो या 4- कर लो या फिर 6+ कर लो या 6- कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अब मैं आपको सिंपल, आप अपने नोट्स में लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक लिखो नवजात मृत्यु दर NNMR, ठीक है। एक लिखो आप शिशु मृत्यु दर IMR, ठीक है। इसके बाद आप लिखो ये गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता, और इसके बाद ये लिखो 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, ठीक है। इन सब में भारत राजस्थान से आगे है। उसमें आप ऐसे लिख लो, भारत राजस्थान से आगे इन 4 डेटाज में। तो 2 ही डेटा ऐसे बचते हैं जिनमें राजस्थान आगे, बाकी सब में तो भारत के ज्यादा होगा आंकड़ा, ठीक है ना। 2 डेटा कौन कौन से हैं जहां पर राजस्थान आगे हैं? तो दोनों के दोनों परसेंटेज वाले जो डेटा थे, संस्थागत जन्म और पूर्ण टीकाकरण, इनमें राजस्थान आगे है। तो याद रह जाएगा आपको इजिली। प्रजनन दर तो सेम ही है दोनों जगह पर, ठीक है, 2 है, ठीक है। और जो परसेंटेज वाले डेटा हैं उनमें राजस्थान आगे है, उसके अलावा जितने भी अदर डेटा उनमें भारत आगे है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज वाले डाटा में कौन आगे है? राजस्थान आगे है। बाकी डाटा में कौन आगे है? भारत आगे है। सेम कहां पर है दोनों? प्रजनन दर में, ठीक है। क्या डाटा निकालने का क्या तरीका है? तो सिंपल है, +4 या -4, ठीक है ना, या फिर +6 या -6, ठीक है। इसके अलावा एक नमूना पंजीकरण प्रणाली डेटा के अनुसार अगर अपने बात करें तो मातृ मृत्यु अनुपात, ये डेटा अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको याद करवा चुका हूं। जब आर्थिक विकास के सूचक पढ़े थे वहां पर याद करवाया था। प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु अनुपात कितना है 2021 से 23 तक? राजस्थान के अंदर 86 है और भारत का 88 है। सिंपल है, ठीक है, याद करवा चुका हूं, 86 88, ठीक है। तो ये अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच की बात की थी। अब अपने अगली हेडिंग पर आते हैं, राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है अपने को। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसकी थोड़ी सी पहले पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 के अंदर, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो 2017 में आई थी। उसके अंदर यह प्रावधान था कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है उनकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंदर यह प्रोविजन था कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है इनकी स्थापना की जाएगी। क्या उद्देश्य के साथ? जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसकी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए। आप सब जानते हैं जो गांव में रहते हैं वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड है ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। तो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति 2017 थी उसके अंदर ये प्रोविजन था कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं को मजबूत करना, ठीक है। और इसके लिए कितना वित्त प्रोवाइड किया जाएगा? तो जो स्वास्थ्य बजट था उसका 2/3 हिस्सा जो है वो इसी पर समर्पित होगा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर या प्राथमिक स्वास्थ्य पर, ठीक है ना। कितना वित्त मिलेगा? तो स्वास्थ्य बजट का 2/3 जो हिस्सा है वो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा। फिर इसका नाम, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम परिवर्तन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कब किया गया? तो वो किया गया नवंबर 2023 के अंदर। नवंबर 2023 के अंदर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि चैप्टर ही स्वास्थ्य और कल्याण पढ़ रहे हैं अपने। तो स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है इसने नवंबर 2023 के अंदर जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
अब ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। और इसके तहत टोटल 12 सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, कितनी सेवाएं, टोटल 12 सेवाएं जो है ये प्रोवाइड करवा रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। अब ये कौन कौन सी 12 सेवाएं हैं, क्या ये आपको याद करनी है? तो याद तो आपको नहीं करनी है। पहली बात तो कहीं आप इनके पीछे ही पड़ जाओ कि 12 याद ही करके रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको दिमाग में लेके चलना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती है, बस। तो वो आपको एक रीडिंग लेनी है इसकी। जैसे पहला गर्भावस्था और बच्चों के जन्म के समय देखभाल होगी एक सेवा, ठीक है, गर्भावस्था और बच्चों के जन्म के समय देखभाल। इसके बाद में जो नवजात है और शिशु है उनकी स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, टीकाकरण वगैरह वो सब, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। फिर बाल्यकाल और किशोरावस्था के अंदर स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है। तो ये तीन तो स्टेज ही होगी, बच्चे के जन्म से लेकर उसकी किशोरावस्था तक, 3 स्टेज 3 सेवाएं। इसके अलावा आप सब जानते हैं परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं हो गई और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल जो है, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर सर्विस के अंदर शामिल है। इसके अलावा संचारी रोगों का प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों का प्रबंधन, और इसी प्रकार से गैर संचारी बीमारियों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन। तो ये 2 हो गई रोगों से संबंधित, ठीक है। 3 हो गई बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी, और ये आप जानते ही हो परिवार नियोजन वाली, है ना। और इसके अलावा संचारी और गैर संचारी रोगों से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा फिर एक्यूट सिंपल इलनेस, है ना, एक्यूट सिंपल इलनेस, एएसआई, सिंपल इलनेस, और मामूली बीमारियों के लिए सामान्य ओपीडी जो सेवाएं होती है ना, ओपीडी जो सेवाएं होती है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत, किसके द्वारा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा, ठीक है। ये आपके रोगों से रिलेटेड हो गए तीनों की तीनों प्रोविजन। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आप ईएनटी जानते हो, ईयर नोज और थ्रोट। तो सामान्य नेत्र, नाक, कान, गला रोग सेवाएं जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा बुनियादी मुख स्वास्थ्य देखभाल, तो मुख भी ले लो, आंख भी ले लो, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आप जलने और आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। आग से कोई घटना हो जाती है, ठीक है ना, जैसे कि प्रौढ़ और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। इसके अलावा आज सबसे बड़ी चुनौती जो बना हुआ है वो है मेंटल हेल्थ, तो मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जांच और बुनियादी प्रबंधन। तो ये टोटल 12 सेवाएं हैं, ऐसे याद कर सकते हो। पहली 3 या 4 तो आप ऐसे समझ लो उसके जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था है। फिर उसको रोग भी तो होते हैं, तो रोग से रिलेटेड 3 प्रोविजन है, संचारी, गैर संचारी और एक मामूली बीमारियों के लिए ओपीडी सेवाएं। फिर आप जानते हो आंख, नाक, कान, गला, नेत्र, ठीक है, ये सारी 2 हो गई। इसके बाद में जलने से रिलेटेड हो गई कुछ, उपशामक स्वास्थ्य देखभाल हो गई, जलने और आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा हो गई, और लास्ट हो गई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो ये आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि राज्य में कितने अस्पताल हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। आयुर्वेदिक अस्पताल 127 है राज्य के अंदर। ब्लॉक आयुष अस्पताल कितने? 86। आयुष को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आयुष क्या होता है। तो ब्लॉक आयुष अस्पताल कितने हैं? 86 है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कितने हैं? 3 है। अब इसमें याद करने वाला डेटा तो यही है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा हॉस्पिटल्स कितने हैं, तो ये 3 है। आयुर्वेदिक अस्पताल और ब्लॉक आयुष अस्पताल याद करने की आवश्यकता नहीं है, रेफरेंस ध्यान रखना। 127 आयुर्वेदिक है और ब्लॉक आयुष अस्पताल 86 है, ये याद करने की नीड नहीं है। इतना याद करना है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कितने? टोटल 3। तो ये अपने सेकंड है, थर्ड हेडिंग को कंप्लीट किया है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत अपने राज्य की स्वास्थ्य अवसंरचना पर बात की, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर को जाना और राज्य में क्या अस्पतालों की स्थिति है ये बात की, ठीक है। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, मेन जो डॉक्यूमेंट है वहां पर। ये देखो, पहले तो ये डेटा दे रखे हैं, फिर इनकी बोल बच्चन लिख रखा है इनको उसी, ये सब ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि राजस्थान में कितना है, भारत में कितना है, फिर राजस्थान वाला कम है, उसका कारण क्या है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डाटा याद करना है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ फॉर्म में कंटेंट दे रखा है सारा का सारा इस प्रकार से।
अब ये भौतिक अवसंरचना दे रखी है, ये देखो इतने, ये देखो अस्पताल बता रखे हैं, इतने उपकेंद्र है, इतने शिशु कल्याण केंद्र, औषधालय हैं। लोग भर देंगे सर्वे के अंदर, आपको डेटा ही डेटा भर के दे देंगे। अरे काम के डेटा भरने होते हैं, डेटा भरने से काम नहीं चलता है। काम के डेटा कितने हैं, अब ये तो चेंज होते रहते हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर इस प्रकार से पैराग्राफ फॉर्म में सारा का सारा कंटेंट दे रखा है, जो मैंने आपको बुलेट्स की फॉर्म में चेंज करके दिया है ना। ठीक है, अब आगे अपने चलते हैं इसके अंदर। सभी के लिए स्वास्थ्य, इसमें बहुत सारी योजनाएं अपने देखने वाले हैं। ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य, इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं अपने देखेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 इस पर बात करते हैं। ठीक है ना, 2023 के अंदर एक अधिनियम आया था जिसका नाम था राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्वास्थ्य अधिकार है, यानी ये स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसको कानूनी मान्यता देता है। ठीक है ना, क्योंकि ये अधिनियम है तो स्वास्थ्य के अधिकार को ये कानूनी मान्यता देता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच प्रदान करना। सभी को समान पहुंच हो, जहां पर अमीर इलाज करवा रहा है वहां पर गरीब भी इलाज करवाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, और ये स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी मान्यता देता है। ये दो ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें लिखे हुए हैं, आप मेन डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो। ये नहीं है कि आपको ये पूरा का पूरा एक्ट ही पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में आप ये आगे योजना है अगली, है ना, तो जितना सर्वे में दिया हुआ है उतना पढ़ लो, वही इनफ है। उसके अलावा आप कहीं ये पढ़ने बैठ जाओ पूरा, ठीक है, उसमें से पूछे ही ना तो कोई सेंस नहीं बनता। जो सर्वे में दिया है सिर्फ वही पढ़ना चाहिए। राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 उद्देश्य और महत्व अपने देख लिया। अब नेक्स्ट अपने जो आपकी चिरंजीवी योजना थी, जिसका नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। वर्तमान में नाम क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसको अपने डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी को। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसके अंदर आप जानते हो एक बीमा कैशलेस उपचार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, बीमा सुविधा है एक प्रकार से ये। तो अब जब भी इस प्रकार की योजना लॉन्च की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका सिंपल सा उद्देश्य होता है कि सभी लोगों को बिना कोई वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सुनिश्चित की जाए। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए, बस उसमें उनका पैसा ना लगे। ठीक है ना, इसलिए ये योजना लाई गई थी। क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर है, क्या सरकारी अस्पतालों में ही ये सुविधा मिलेगी, क्या नहीं, निजी अस्पतालों में भी ये लागू है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत क्या फिर सुविधाएं मिलती है तो वो अपने देखेंगे। परिवारों को जो उच्च आउट ऑफ पॉकेट खर्च है, उच्च आउट ऑफ पॉकेट खर्च मतलब जेब से बाहर जो पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं इस योजना के, ठीक है ना, उनको सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार जो है वो प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा, तो 25 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है वो कैशलेस उपचार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाएगा प्रत्येक परिवार को प्रत्येक साल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये 5 लाख था शुरुआत में, फिर 10 लाख हुआ, फिर ये कब कब हुआ ये सर्वे में ही नहीं दिया हुआ, और आप भी अपना दिमाग मत लगाओ इस पे। सिर्फ इतना याद रख लो, कितना कैशलेस उपचार, तो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रति परिवार प्रति वर्ष। अब ये जो 25 लाख है इसको दो भागों में तोड़ा गया है, एक बीमा मोड में और एक है ट्रस्ट मोड में। बीमा मोड में कितना पैसा दिया जाएगा, 5 लाख रुपए। ट्रस्ट मोड में कितना दिया जाएगा, तो 20 लाख रुपए जो है वो ट्रस्ट मोड में दिया जाएगा। ठीक है, ये एक मॉडल है। और बीमा मॉडल जो है, बीमा मोड जो है उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए जो है वो ट्रस्ट मोड में दिए जाएंगे, तो टोटल हो गए 25 लाख रुपए।
कितने परिवार इस योजना से पंजीकृत हैं? तो लगभग 1.36 करोड़ परिवार जो हैं वो इससे पंजीकृत है। लगभग 1.36 करोड़ जो परिवार है वो इससे पंजीकृत है। अब इसके अंदर जो है वो प्रीमियम जो है उसका भुगतान राज्य सरकार करती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां राज्य सरकार 100% प्रीमियम का भुगतान करती है, यानी कि जहां राज्य सरकार 100% कर रही है, इसका मतलब जो लाभार्थी है उनके लिए ये योजना निःशुल्क है, उनको कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर 850 रुपए का प्रीमियम जो है वो जनता देती है और बाकी राज्य सरकार वहन करती है उनका, ठीक है ना, वो फिर उनके लिए निःशुल्क नहीं है। तो अपने पहले तो ये देख लेते हैं किन के लिए निःशुल्क है, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके लिए योजना जो है वो निःशुल्क है, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उनको प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत। तो पहले इसमें आते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एनएफएसए है, यानी कि बीपीएल, ठीक है, उसके अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार हैं वो इस योजना के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा जो है वो ले जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना जो है SECC, उसके अंदर जो पात्र लाभार्थी है, ठीक है ना, SECC के अंदर जो पात्र लाभार्थी हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करवाया जाता है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान हो गए, संविदा श्रमिक हो गए, या जो EWS के परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो परिवार है, वो भी इसके अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा के हकदार हैं, ठीक है ना। इसके बाद में वरिष्ठ नागरिक और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति, ठीक है, ये सब, इन सब को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा फिर जो शेष आबादी है उसको बीमे का प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है, और वो प्रीमियम की प्रति परिवार कितना प्रीमियम निर्धारित है, तो 2370 रुपए का प्रीमियम प्रति परिवार जो है वो निर्धारित है, ठीक है ना। कितना प्रीमियम निर्धारित है प्रति परिवार? 2370 रुपए। अब इस 2370 में से जो कितना वार्षिक प्रीमियम जो है वो शेष आबादी को भुगतान करना पड़ता है। शेष आबादी से तात्पर्य है जो ऊपर जिनको निःशुल्क मिल रहा है उनके अलावा जितनी भी आबादी है उसको कितना प्रीमियम जो है वो भुगतान करना पड़ेगा? 850 रुपए प्रति परिवार, ठीक है ना। 850 रुपए प्रति परिवार जो है उनको प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा, और फिर शेष प्रीमियम जो है उसका भुगतान कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। प्रति परिवार कितना प्रीमियम निर्धारित है? 2370 रुपए। शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार। अब इसके अंदर बीमा पैकेजेस भी दिए गए हैं। कितने बीमा पैकेज हैं? तो 2179 जो है वो टोटल बीमा पैकेज है, जिसमें से अगर आप तोड़ोगे तो ये दो जो शुरू में है ये माइनस कर देना 179 में, तो 177 पैकेज तो हैं ट्रस्ट मोड के अंदर। 177 पैकेज क्या है? ट्रस्ट मोड में है, और जो बच गए यानी कि 2002 पैकेज वो बीमा मोड के अंदर है। तो याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, टोटल बीमा पैकेज कितने? 2179, ठीक है। अब वो दो जो है वो माइनस कर देना शुरू वाला 179 में से, तो 177 तो पैकेज है ट्रस्ट मोड में, और 2002 पैकेज है आपके बीमा मोड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें 132 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं। 132 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं, और वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है सर्जरी से, मेंटल हेल्थ से यानी मानसिक स्वास्थ्य से, आयुष से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा वृद्ध जन देखभाल से वो संबंधित है, ठीक है। तो 132 नए पैकेज भी इसमें शामिल किए गए हैं, सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष और वृद्ध जन देखभाल से संबंधित। और इसके अंदर कुछ विशेष पैकेज भी है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण हो गया है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, या कोक्लियर इम्प्लांट हो गया, जो कान प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, वो एक मशीन सी लगती है यहाँ पर, है ना, तो उसको बोलते हैं कोक्लियर इम्प्लांट्स। उसके लिए भी इसमें विशेष पैकेज दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि क्या चिरंजीवी योजना का जो लाभ है, अभी जो नाम परिवर्तन हुआ है आयुष्मान, है ना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका लाभ जो है क्या केवल राजस्थान में ही सीमित है? कहीं अन्य राज्य के अंदर इसका लाभ नहीं मिल सकता? तो बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है ना। दोनों ही सुविधाएं हैं, अन्य वाले यहाँ पर भी और राजस्थान, ठीक है। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं इन बाउंड पोर्टेबिलिटी, है ना। पोर्टेबल कितनी है ये योजना, कहां कहां तक इसका लाभ मिल सकता है? तो राज्य के अंदर इन बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी कैशलेस उपचार प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें अप्रैल 2025 से अन्य प्रदेश के जो लाभार्थी थे उनको राजस्थान के अंदर जो है
इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, अन्य प्रदेश के लाभार्थियों को राजस्थान में इस योजना का लाभ प्रोवाइड करवाया जा रहा है अप्रैल 2025 से, और दिसंबर 2025 से जो राजस्थान के लाभार्थी हैं उनको अन्य राज्यों के अंदर जो है इस योजना का लाभ जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में दिसंबर 2025 से, और अप्रैल 2025 से अन्य प्रदेशों के लाभार्थियों को राजस्थान के अंदर। पहले राजस्थान में तो करवा लें, फिर राजस्थान के लाभार्थियों को भी बाहर दे देंगे इसका लाभ। तो पहले आएगा वो बड़ा अन्य प्रदेश के लाभार्थी अप्रैल 2025 से, फिर दिसंबर से राजस्थान के लाभार्थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी योजना थी। ये देख लो आप, इस रूप में लिखी हुई है सारी की सारी योजना। ठीक है ना, सब कुछ, कोई भी बुलेट बुलेट आपको नजर नहीं है, इवन योजना का नाम तक नहीं नजर आएगा आपको, इसका भी कोई नाम नहीं नजर आएगा। ये सब हेडिंग्स के रूप में मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है ना, अब ये प्रगति प्रगति दिखा रखी है, कोई काम की नहीं है। इसके बाद में योजनाओं की हेडिंग देना इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये मिस किया इन्होंने, ये मूल डॉक्यूमेंट की कहानी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी योजना मैंने आपको बता दी। एक बार और अगर अपने रिवाइज करें इसको, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो आप पहले चिरंजीवी वाली पढ़ते थे, सिंपल सा है। इसके अंदर कितना कैशलेस उपचार 25 लाख रुपए तक का, जिसमें 5 लाख बीमा मोड में, 20 लाख ट्रस्ट मोड में। लगभग 1.36 करोड़ परिवार इससे पंजीकृत हैं। निःशुल्क किन के लिए है स्वास्थ्य बीमा बता दिए मैंने, एनएफएस से, एसईसीसी छोटे और सीमांत किसान, संविदा श्रमिक, ईडब्ल्यूएस के परिवार, वरिष्ठ नागरिक, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति। कितना प्रीमियम शेष आबादी को देना पड़ेगा, 850 रुपए निर्धारित कितना है, 2370। बाकी कौन देगा, राज्य सरकार। कितने बीमा पैकेज, 2179, 177 पैकेज ट्रस्ट मोड में, 2002 पैकेज बीमा मोड में, 132 नए पैकेज शामिल हुए हैं सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष और वृद्ध जन देखभाल से संबंधित। कुछ विशेष पैकेज भी हैं अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट से रिलेटेड। इसके अलावा इनबाउंड पोर्टेबिलिटी कब से शुरू की गई, तो पहले तो अप्रैल 2025 से अन्य प्रदेश के लाभार्थियों को राजस्थान में, और फिर दिसंबर 2025 से राजस्थान के लाभार्थियों को अन्य राज्यों के अंदर। ठीक है, ये पूरी की पूरी योजना है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री निशुल्क। देखो, जो योजना इंपॉर्टेंट होगी उसको अपने बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें काम की चीजें नहीं है, उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है निशुल्क दवा योजना। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिया जाता है, निशुल्क दवाइयां और जांच सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती है। कहां कहां पर, तो मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर भर्ती हो या फिर ना भर्ती हो, यानी बाह्य रोगी हो कोई, उसको जो है वो निशुल्क दवाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ये डाटा आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, एक नजर में, ज्यादा जोर मत लगाना इसको याद करने में, सिर्फ इतना याद रख लेना, 1238 दवाइयां, 428 सर्जिकल आइटम्स और 156 इसमें सूचर्स जो है वो शामिल है योजना के तहत। नहीं याद करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। अब बाल से स्पष्ट हो रहा है, बाल यानी बच्चे। ठीक है ना, तो दुर्लभ रोगों से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है ना, दुर्लभ रोगों से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल संबल योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। अब इसके अंदर 224 जो बच्चे हैं उनको दुर्लभ रोगों से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया गया है। कोई खास फैक्ट नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है मैंने। 224 बच्चों को जो है दुर्लभ रोगों से पीड़ित के रूप में यहाँ पर प्रमाणित किया गया है। अगली योजना है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ध्यान से समझना है, आरजीएचएस। खूब आपने फ्री की जांचें करवाई हैं, खूब दवाइयां ली है। ठीक है ना, आरजीएचएस में तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, पूरा नाम है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है ना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, आरजीएचएस। सबसे पहले तो क्या उद्देश्य है, तो इसमें सिंपल सा उद्देश्य है, राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है ना, उनको कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। जो चिरंजीवी वाली है वो सभी के लिए है, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है उन्हीं के लिए योजना है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है दोनों में, वो पूरी आबादी के लिए, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। ठीक है ना, आरजीएचएस।
तो राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करवाना इसका उद्देश्य है। कितने इसके अंदर परिवार पात्र हैं, तो 13.65 लाख जो है, क्योंकि वहां पर 1.36 करोड़ परिवार पात्र थे, ठीक है ना। तो यहां पर तो ऑब्वियसली जब सिर्फ कर्मचारी ही हैं तो 13.65 ही होंगे। क्या ये याद करना है? बिल्कुल, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 13 पॉइंट ऐसा रेफरेंस के तौर पर याद रख लेना कि लगभग 13.65 लाख जो परिवार है वो इसमें पात्र हैं आरजीएचएस में। लाभार्थी कौन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस योजना का ये चीज। लाभार्थी कौन कौन है इसमें, कौन है राजस्थान सरकार के कर्मचारी? तो सबसे पहले आते हैं राज्य के जो माननीय मंत्रीगण हैं वो, ठीक है ना, जो मंत्री हैं राज्य के वो इसमें शामिल है, वो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं वो इसमें शामिल है, एमएलए जो हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक गण जो है वो भी इसमें शामिल है, यानी जो रिटायर्ड है, सॉरी रिटायर्ड क्या, पूर्व जो है, विधायक रिटायर क्या होता है, पूर्व विधायक जो है वो इसमें आपके शामिल हैं। कौन कौन है? एक तो मंत्री, एक विधायक और एक पूर्व विधायक, वो सब इसमें शामिल है। इसके बाद जो अखिल भारतीय सेवा है उसके जो सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं आप जानते हो, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो राजस्थान के अंदर सेवारत कर्मचारी हैं या फिर जो राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना, आरजीएचएस में। उनको भी लाभ मिलेगा, और लाभ क्या मिलेगा वो आगे अपने बात करेंगे, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवा के जो सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर अपनी सेवा दी है वो इसमें लाभार्थी हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। अब इसमें सारे ही कर्मचारी आ जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। राजस्थान सरकार में जो सेवारत कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं वो सब इसमें शामिल है ना। इसके अलावा राजस्थान राज्य स्वायत्त निकाय जो है, राज्य स्वायत्त निकाय जो है उसके सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी जो ऑटोनोमस बॉडीज है, ठीक है ना, उनके अंदर जो सेवा दे रहे कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं यानी कि पूर्व कर्मचारी एक टाइप से समझ लो, वो इसमें शामिल है। प्लस ये जो ऊपर अपने जितने भी पड़े हैं लाभार्थी, इन सभी पर जो आश्रित है यानी कि इनके परिवार जो है उन तक ये योजना है, यानी आरजीएचएस का लाभ जो है वो परिवार को मिल सकता है। जैसे अगर आपके फादर मान लो या आपकी मदर जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे समझ लो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। वो शायद 25 ईयर वाला प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट 25 तक ही मिल सकता है ना। तो ये आपके लाभार्थी हैं आरजीएचएस के। कौन कौन है? राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं। कौन कौन? मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राजस्थान सरकार के सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी, ऑटोनोमस बॉडीज यानी स्वायत्त निकाय के अंदर कर्मचारी और पेंशन भोगी, और इन सब पर आश्रित जो है यानी कि इनके परिवार। पंजीकरण कैसे किया जाता है आरजीएचएस में? जन आधार के माध्यम से। क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है? तो सुविधाएं बहुत सिंपल है, ओपीडी, आईपीडी और डे केयर सुविधा जो है वो इसके अंदर दी जाती है, ठीक है ना। ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और डे केयर सुविधाएं भी इसमें प्रतिदिन की जो सुविधा है वो भी इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि क्या सिर्फ ये सरकारी हॉस्पिटल्स तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल तो शामिल हैं ही, इसके अलावा 741 से भी ज्यादा इसमें निजी अस्पताल भी हैं वो शामिल है, ठीक है। इसके अलावा और कहां कहां पर इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो जो सहकारी औषधि भंडार है जिनको अपने कॉन्फेड बोलते हैं, ठीक है ना, सहकारी जो औषधि भंडार है वहां भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और 3748 जो सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर हैं, जो प्राइवेट फार्मा स्टोर होते हैं वहां पर भी, बस वो सूचीबद्ध होना चाहिए इस योजना के तहत। तो फार्मा स्टोर जो निजी वाला है वहां पर भी आरजीएचएस का लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा राज्य के बाहर 29 से भी अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में यानी अदर स्टेट्स में भी ये योजना जो है वो अपना लाभ दे रही है। 39+ जो हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो इसका मीनिंग यही है कि ये केवल सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है,
राज्य के बाहर भी इसका लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सहकारी औषधि भंडारों के अंदर भी लाभ मिल सकता है, निजी फार्मा स्टोर जो है वहां पर भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो आयुष है वो भी शामिल है, यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार इसमें सम्मिलित है। और इसमें एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है, यानी आरजीएचएस का जो है वो एक ऐप भी है जिसके माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये थी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आयुष्मान व्यय वंदन योजना की, ठीक है ना। आयुष्मान व्यय वंदन योजना, अब जैसे ही व्यय आ गया तो यहाँ पर आप समझ लेना कि ये योजना है बुजुर्गों से रिलेटेड, ठीक है ना। और आयुष्मान व्यय वंदन योजना जो है ये स्टार्ट कब से हुई है, स्टार्ट कब से हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है 29 अक्टूबर 2024 से। कब से स्टार्ट हुई है, 29 अक्टूबर 2024 से योजना स्टार्ट हुई है। क्या सुविधा इस योजना के तहत दी जाती है, तो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कैशलेस उपचार जो है वो इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है ना। आयुष्मान व्यय वंदना योजना क्या सुविधा दी जाती है, 70 वर्ष, ध्यान रखना 60 वर्ष नहीं है, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो है उनको कैशलेस उपचार प्रोवाइड करवाया जाता है। कब से शुरू हुई है, 29 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। क्या उद्देश्य है, तो वही सेम है जो यहाँ पर इसका सुविधा प्रोवाइड करवा दी कि बुजुर्ग जो है उनको बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा उपचार जो है वो प्राप्त करने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, ठीक है ना। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब से शुरू हुई है, 29 अक्टूबर 2024 से। सुविधा क्या है, तो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कैशलेस उपचार प्रोवाइड करवाना। आगे चलते हैं, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, ठीक है ना। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, इसके अंतर्गत क्या है, तो राज्य के जो ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित किया गया, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव के अंदर होते हैं उसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया आदर्श, वही योजना है, ठीक है ना। तो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उनको नामित कर दिया। आगे बात करते हैं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, ये भी 2024 में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। 15 फरवरी 2024 को वैलेंटाइन डे वाले से जस्ट अगले दिन, आज शायद वैलेंटाइन डे है क्या, 14 फरवरी, हाँ ठीक है, तो उससे जस्ट अगले दिन अपने वार करेंगे, ठीक है ना। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, कई तो उसी दिन कर रहे होंगे वार आज। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो है वो 15 फरवरी 2024 को जो है वो स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य था राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। एक ही चीज काम की है, कब स्टार्ट हुआ है, वैलेंटाइन डे से जस्ट अगले दिन 15 फरवरी 2024 को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। वार एक दिन छोड़ के किया है ना। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेंटल हेल्थ को लेकर अपने आजकल बहुत ज्यादा चर्चा चल ही रही है, ठीक है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना। इसके अलावा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम भी चल रहा है। फ्लोरोसिस आप जानते हो, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत राज्य के 30 जो जिले हैं उनको चिन्हित किया गया। तो कितने जिलों में चल रहा है, 30, बस इतना याद रख लेना। फ्लोरोसिस जो है प्रोग्राम कितने जिलों के अंदर रोकथाम और नियंत्रण का, 30 जिलों के अंदर। सिलिकोसिस नीति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिलिकोसिस नीति, ठीक है। सिलिकोसिस नीति 2019 के अंदर सिलिकोसिस नीति आई है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं सिलिकोसिस रोग होता क्या है। तो जो आपके खदान हैं, कोई कारखाने हैं, कोई पत्थर कटाई के काम है, ग्राइंडिंग हो गया, जैसे पाउडर निर्माण हो गया, गिट्टी हो गई, है ना, बलुआ पत्थर है, उनकी जो मूर्तिकला है, इन कार्यों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, जो धूल होती है उससे वो लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और उससे फिर उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको अपने बोलते हैं सिलिकोसिस, ठीक है ना। और ये एक असाध्य रोग है, ठीक है ना, असाध्य रोग है।
तो जो खदान है, कारखाने हैं, पत्थर कटाई के काम है, उनमें लगे हुए जो लोग हैं वहां पर धूल के कारण लंबे समय तक वो संपर्क में रहते हैं, तो उससे उनको जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। अब ये जो नीति है सिलिकोसिस नीति 2019, इसमें सिलिकोसिस से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए फिर क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या क्या वित्तीय सहायता उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो प्रोविजंस किए गए हैं। सबसे पहले उसके रिहैब के लिए, सिलिकोसिस जो पीड़ित है उसके रिहैब के लिए यानी कि पुनर्वास के लिए कितनी सहायता, 3 लाख रुपए तक की प्रत्यक्ष सहायता उसको सीधी सीधी दी जाएगी। 3 लाख रुपए की प्रत्यक्ष सहायता उसको दी जाएगी। लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी तो उठता है कि वो सिलिकोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित है, अब वो काम तो कर नहीं पाएगा, तो फिर उसको पेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पेंशन भी इसमें दी जाती है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है वही सेम कितनी दी जाती है, 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है ना। तो ये उसके रिहैब के लिए दो काम होते हैं, एक तो उसको प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है कितनी, 3 लाख रुपए की, और पेंशन दी जाती है सामाजिक सुरक्षा 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है। पहला तो ये। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि ये रोग इतना असाध्य है कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो पीड़ित अगर मृत्यु हो जाती है पीड़ित की, तो उसके जो आश्रित परिवार है उनको क्या सुविधाएं दी जाती है, तो 2 लाख रुपए की तो प्रत्यक्ष सहायता ही दी जाती है। अगर वो जिंदा है तब 3 लाख रुपए की प्रत्यक्ष सहायता, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो जो आश्रित परिवार है उसको 2 लाख रुपए की जो है वो प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, प्लस अगर पुरुष की मृत्यु हुई है, ठीक है ना, तो फिर उनके परिवार में जो महिला है वो विधवा है, तो विधवा पेंशन भी उनको दी जाएगी 1250 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है ना। तो ये दो प्रोविजन याद रखने हैं, एक पुनर्वास के लिए कितनी प्रत्यक्ष सहायता 3 लाख रुपए की, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए। मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए, और विधवा पेंशन कितनी 1250 से 1500 रुपए तक की प्रति माह, ठीक है। इसके अलावा उसके अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित के परिवार को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित का जो परिवार है उसको कितनी सहायता दी जाएगी, 10,000 रुपए की, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रोविजन है इस नीति के अंदर, तो जो पालनहार योजना चल रही है सरकार, राजस्थान सरकार की, उसके अंतर्गत परिवार को आयु वर्ग के अनुसार इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। जो सिलिकोसिस पीड़ित का परिवार है उसको पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा पीड़ित और उसका जो परिवार है उसको आस्था कार्ड धारक परिवार की भांति सभी बीपीएल सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आस्था कार्ड धारक, आस्था कार्ड जो है वो दिव्यांग का बनता है, ठीक है ना, तो इनको भी उसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। जो सिलिकोसिस पीड़ित है और उसका जो परिवार है उसको आस्था कार्ड धारक परिवार की भांति बीपीएल सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये थी सिलिकोसिस नीति 2019। इसके बाद आता है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है इससे रिलेटेड एक इफेक्ट काम का है कि राज्य सरकार के द्वारा 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन करवाया गया है, ठीक है ना। राज्य सरकार के द्वारा 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है एक, ठीक है ना। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, हेपेटाइटिस बहुत टाइप का होता है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है, तो राज्य के अंदर ये 2019 में स्टार्ट हुआ है, मिशन राष्ट्रीय है, ध्यान रखना। राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ, 2019 के अंदर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि 2030 तक जो हेपेटाइटिस सी है उसका उन्मूलन करना, वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करना, और हेपेटाइटिस बी और सी के साथ साथ ए और ई से होने वाली जो मृत्यु दर है और रोग है उनको कम करना। इतना याद रख लो, 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन ही करना है, और प्लस जो हेपेटाइटिस बी और सी है और ए और ई है, यानी ए बी सी और ई जो है इनसे होने वाली जो मृत्यु दर है और रोग है उनको कम करना इसका उद्देश्य है 2030 तक। और सी का ये उन्मूलन करने की बात करता है। कब स्टार्ट हुआ, 2019 के अंदर, राज्य के अंदर। अगला है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, क्या इसका उद्देश्य, एकीकृत रोग का मीनिंग है संचारी और गैर संचारी, इसमें दोनों ही आ गए फिर, क्योंकि एकीकृत की बात करता है ये।
संचारी और असंचारी दोनों ही टाइप के रोग इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की नियमित निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को नियंत्रण करना। एकीकृत रोग से मैंने आपको समझा ही दिया, संचारी और गैर संचारी दोनों ही आएंगे। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर जिला निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और जो उप केंद्र है वहां पर निगरानी इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, और जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित होगी। टोटल कितनी? 27। तो ये है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की नियमित निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य जो संकट है उनको नियंत्रित करना। राज्य और जिला स्तर पर इसके लिए जिला निगरानी समितियों का गठन होगा। उप केंद्र स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना होगी और जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं टोटल कितनी? 27। अगला आता है मिशन मधुहारी कार्यक्रम। मधु से आपको समझ आ गया ये शुगर से रिलेटेड है। ठीक है ना, शुगर जो बीमारी है उससे रिलेटेड है। तो मिशन मधुहारी कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ कब हुआ है? ध्यान रख लेना, 29 नवंबर 2024 को। 29 नवंबर 2024 को जो है मिशन मधुहारी कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ है जिला चिकित्सालय नागौर से। ठीक है ना, कहां से स्टार्ट हुआ है मिशन मधुहारी कार्यक्रम? जिला चिकित्सालय नागौर से 29 नवंबर 2024 को। क्या उद्देश्य है? तो राज्य के अंदर जो टाइप 1 मधुमेह है, यानी कि टाइप 1 जो शुगर है, उससे पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना इसका एक उद्देश्य है। मिशन मधुहारी जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर जो टाइप 1 जो मधुमेह है या शुगर है उससे पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। शुभारंभ कब हुआ? 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर के अंदर। मिशन मधु नेत्र, मिशन मधु नेत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, मधु शुगर प्लस नेत्र यानी आईज में। तो इसमें क्या है कि राज्य के अंदर जो मधुमेह रोगी हैं उनके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसकी जांच के लिए ये मिशन लाया गया है। राज्य के अंदर जो मधुमेह रोगी हैं उनमें डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी का संबंध नेत्र से है। ठीक है ना, तो डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है उसकी जांच के लिए ये मिशन लाया गया है, मिशन मधु नेत्र। और ये अपने प्रारंभिक चरण में 5 चिकित्सा संस्थानों के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसमें 4 जिला चिकित्सालय थे और 1 था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कौन कौन से जिला चिकित्सालयों के अंदर? पाली, ब्यावर, करौली और जालोर। ठीक है ना, पाली, ब्यावर, करौली और जालोर के अंदर। कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिया गया? देशनोक बीकानेर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मिशन मधु नेत्र कहां पर? प्रारंभिक चरण के अंदर 5 चिकित्सा संस्थानों में 4 जिला चिकित्सालय थे, पाली, ब्यावर, करौली और जालोर, और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था देशनोक बीकानेर। इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा 2025-26 के दौरान क्या नवीन गतिविधियां की गई है? तो इसमें कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको जिला हॉस्पिटल्स में क्रमोन्नत किया गया है। ठीक है ना, जिला हॉस्पिटल्स में क्रमोन्नत किए गए कौन कौन से हैं? एक उप जिला अस्पताल है रामगंज मंडी। क्या ये याद करने हैं क्या? मेरे हिसाब से तो आपको ये याद नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, फिर भी एक नजर में इनको देख लेना, इसलिए मैंने आपको दिए नोट्स के अंदर। जिला अस्पताल में किनको क्रमोन्नत किया गया है? तो एक उप जिला अस्पताल है रामगंज मंडी कोटा का, उसको किया गया है, और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो डीग है उसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। इसके अलावा 2 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल्स जो है वो भी इसके अंतर्गत स्टार्ट किए गए हैं। 2 नवीन सैटेलाइट हॉस्पिटल कहां कहां पर? एक पृथ्वीराज नगर जयपुर और दूसरा है बालमुकुंदपुरा अजमेर रोड पर। ठीक है ना, एक तो है पृथ्वीराज नगर जयपुर के अंदर और दूसरा बालमुकुंदपुरा जो है अजमेर रोड पर। वहां पर 2 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में क्रमोन्नत किया गया है। कौन कौन से? मुरलीपुरा और प्रतापनगर जयपुर। ठीक है ना, इसके अलावा कमला नेहरू हॉस्पिटल जो कांकरोली राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना, और इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेल झालावाड़ के अंतर्गत जो है उनको सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में क्रमोन्नत किया गया है।
अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लागू कौन कर रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को लागू कर रही है राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी। इसके द्वारा इसको लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकना और कम करना। आयुष, नेक्स्ट है आयुष। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो आयुर्वेदा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, ये यूनानी हो गया है ना, और ये हो गया होम्योपैथी। तो आयुष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। ये उपचार की पद्धतियां हैं, ठीक है। उनके व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर किन की स्थापना की जा रही है, एक राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी की और एक राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की, ठीक है ना। आयुष के तहत दो चीजों की स्थापना राजस्थान में की जा रही है, एक राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी और एक राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय। इसके बाद आयुष के तहत और क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो 2025-26 के अंतर्गत आयुष ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, तो इसके अंतर्गत 11वां जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो बनाया गया था 21 जून 2025 को, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। पहली इसकी जो उपलब्धि थी उसमें 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2025 को आयोजित हुआ और उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके अलावा जो नवीन राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय है वो कहां पर निर्मित किया गया, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर एक नया राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसका निर्माण किया गया। इसके अलावा एक योजना है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, ये आयुष के तहत ही चलाई गई है, ठीक है ना। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत पहले चरण में 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन किया गया है और टोटल 18 स्वास्थ्य के सूचक इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, इसके पहले चरण में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिए गए हैं, 210, ठीक है ना। और कितने स्वास्थ्य सूचकों को शामिल किया गया, 18। इसके अलावा संभाग स्तर पर भी आरोग्य मेले आयोजित किए गए बीकानेर और उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये आयुष के तहत ही अपने उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। संभाग स्तर पर कौन कौन से आरोग्य मेले कहां कहां पर आयोजित हुए, तो बीकानेर और उदयपुर में। इसके बाद अगली एक योजना है मातृ और शिशु सुरक्षा योजना। मातृ और शिशु सुरक्षा योजना, ये सब बोल बच्चन वाली चीजें हैं, ठीक है ना। इनमें कोई ना तो कोई याद करने वाला जैसा है, आप सीधा उद्देश्य पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। योजना के नाम में ही उसका उद्देश्य छुपा हुआ है, मातृ और शिशु सुरक्षा। यानी राज्य के अंदर शिशु मृत्यु दर के साथ साथ प्रसव के दौरान जो उच्च मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, ये आंकड़े में पढ़ा चुका हूं ऊपर, ठीक है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निशुल्क दवा और अन्य सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाना, ये इसके उद्देश्य हैं। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना, ESIS, ठीक है ना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, क्या उद्देश्य है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्मचारी। तो भारत में जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ जो है वो प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सरकार के कर्मचारी शामिल नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे कर्मचारी शामिल है। RGHS में तो सिर्फ सरकार के ही कर्मचारी होंगे, लेकिन ये जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है उसमें सरकार के अलावा और भी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी अपने देखेंगे। तो इसमें लाभार्थी कौन कौन है, तो जो कारखाने हैं, होटल्स हैं और जो निजी चिकित्सा संस्थान हैं और जो निजी शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी है वो इस योजना के लाभार्थी होंगे। यानी कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना नहीं है जो RGHS थी, ठीक है ना। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये निजी कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लाभार्थी है, कारखानों, होटलों, निजी चिकित्सा संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों के जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल है। बेसिकली दो कंडीशंस रखी गई है,
एक कंडीशन ये है कि जो भी संस्थान है उसके अंदर न्यूनतम 10 कर्मचारी जो है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 5 लोगों का ही संस्थान है और उनको ये योजना का लाभ मिल जाएगा, नहीं। ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम 10 कर्मचारी जो है वो कार्य कर रहे हों, तो उनके लिए योजना है, ठीक है ना। तो पात्रता क्या है, एक की संस्था के अंदर न्यूनतम 10 कर्मचारी जो है वो होने चाहिए, प्लस उन कर्मचारियों का जो अधिकतम वेतन है वो 21,000 रुपए प्रतिमाह होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 21,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर संस्था के अंदर न्यूनतम 10 कर्मचारी नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, एक जो संस्था है उसमें न्यूनतम 10 कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए, और दूसरा है कर्मचारी का जो अधिकतम वेतन है वो कितना होना चाहिए, 21,000 रुपए प्रतिमाह, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या चिकित्सा लाभ उनको मिलेगा, किन किन को मिलेगा, तो जो बीमा, जिसका बीमा हो रखा है उसके पति या पत्नी को, ठीक है ना, उसके पुत्र को, उसकी अविवाहित पुत्रियां, ठीक है, विकलांग बच्चों और आश्रित माता पिता जो है उनको जो है इसका चिकित्सा लाभ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। जो कर्मचारी है उसके पति या पत्नी, पुत्र 21 वर्ष तक, ध्यान रखना, अविवाहित पुत्रियां, विकलांग बच्चे या फिर आश्रित जो उसके माता पिता है उनको इस योजना का लाभ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें वित्तीय भागीदारी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वित्तीय भागीदारी कितनी। तो आप जानते हो कर्मचारी राज्य बीमा निगम को, ठीक है ना, जिसको ESIC बोलते हैं, यानी इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, सी यानी कॉरपोरेशन निगम। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है और राज्य सरकार है वो इसमें कितनी वित्तीय भागीदारी शेयर करेगा, तो वो 7:1 के रेशो में होगी। यानी ये जो निगम है ये 7 और राज्य सरकार का हिस्सा 1 का होगा इसमें। और इसमें भी फिर नियोक्ता कितना और कर्मचारी कितना, ठीक है ना, नियोक्ता की कितनी होगी और कर्मचारी की कितनी होगी। तो नियोक्ता जो है वो 3.25% और ये देगा 0.75% कर्मचारी, ठीक है। नियोक्ता यानी जो उसका मालिक है संस्था का, ठीक है ना। और कर्मचारी की कितनी रहेगी, तो 3.25% तो रहेगी नियोक्ता की और 0.75 रहेगी कर्मचारी की। ये पुरानी योजना है पर हर साल सर्वे में पढ़ते हो, इसलिए ज्यादा मैं इस पर जोर नहीं लगा रहा हूँ आपको याद करवाने में, ठीक है ना। तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। राजस्थान सरकार के अलावा जो निजी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए योजना है, उनके परिवार वालों के लिए, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, संस्था में न्यूनतम 10 कर्मचारी और उसका कर्मचारी का अधिकतम वेतन अधिकतम 21,000 रुपए ही होना चाहिए। वित्तीय साझेदारी कितनी देगा, निगम 7 की, राज्य सरकार 1 की। नियोक्ता और कर्मचारी का रेशियो कितना है, 3.25 और 0.75 का। इसके बाद में लास्ट हेडिंग पर आते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें ये चैप्टर वैसे इजी है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, भारत सरकार का एक मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। क्या उद्देश्य है इसका, वही सिंपल, ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर ये मिशन जो है वो है, क्योंकि इसके जो 2 उप मिशन है उसमें एक आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक आता है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। 2 उप मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, एक ग्रामीण का एक शहरी का। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल जो है वो प्रदान करना, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य है NHM का, और 2 इसके उप मिशन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर अपने बात करनी है। सबसे पहले चल रहा है आशा कार्यक्रम, ठीक है ना। आशा आप जानते हो, आंगनबाड़ी के अंदर काम करने वाली जो कार्यकर्ता होती है उसको अपने आशा बोलते हैं, ठीक है। तो आशा जो कार्यक्रम है ये सामुदायिक प्रक्रिया के एक प्रमुख घटक के रूप में जो है इसको शुरू किया गया था। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक के रूप में शुरू किया गया था, और ये अब वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है। आशा कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा
सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम वर्तमान में आशा कार्यक्रम है। आशा के बारे में बात करते हैं थोड़ी। तो आशा होती है सामुदायिक स्तर की जो कार्यकर्ता होती है उसको आशा बोलते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना इसका कार्य है। समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक मध्यस्थ या संपर्क के रूप में ये कार्य करती है। ये सब आप जानते हो, ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, आशा को तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है ना। समुदाय है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बीच में एक संपर्क प्रदान करने का काम करती है, कोऑर्डिनेटर के रूप में ये भूमिका निभाती है। राजस्थान के अंदर आशा जो है उसको आशा सहयोगिनी बोलते हैं। सहयोगिनी का मीनिंग यही हो गया कि ये सहयोग करती है, मध्यस्थ या संपर्क की भूमिका निभाती है, इसलिए राजस्थान में आशा को क्या बोलते हैं, आशा सहयोगिनी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में एक संयुक्त कार्य करता है। तो आशा सहयोगिनी दो विभागों के बीच में एक संयुक्त कार्य करता है। कौन, एक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और एक महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है। इसलिए तो इसमें कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कथन क्या दिया जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो आशा है उसको आशा सहयोगिनी के रूप में जाना जाता है, और कारण वो दे देगा कि क्योंकि यह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में एक संयुक्त कार्य करता है, ठीक है। तो इस रूप में भी पूछा जा सकता है। फिर जो आशा है, जैसे कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जो 2005 में शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत के बाद से ही आशा ने एनएचएम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंदर प्रमुख योगदान जो आशा ने दिया है। आशा का चयन कैसे किया जाता है, ग्राम सभा के माध्यम से, ठीक है ना। जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो ग्राम सभा, उसके माध्यम से आशा का चयन जो है वो किया जाता है। तो ये आशा से रिलेटेड बातें हमने की। आगे चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल यानी बच्चे यानी 18 वर्ष से कम आयु के, ठीक है ना। तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर जो जन्म दोष हैं और विकास में देरी है उससे जैसे पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उनकी शीघ्र पहचान और उपचार करना। तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं जिनमें मान लो कोई आनुवंशिक विकार है, जन्म दोष है ना, विकास नहीं हो पा रहा उनका अच्छे से, तो उसके लिए उपचार सुनिश्चित करना। इसके अलावा एक जननी एक्सप्रेस सेवा भी स्टार्ट की गई है, 104 जननी एक्सप्रेस सेवा 104, यानी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन जो है वो प्रदान करना, है ना। और एक एम्बुलेंस सेवा भी दी गई है 108। जननी एक्सप्रेस सेवा 104 है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, और एम्बुलेंस सेवा जो है वो 108 जो कि राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवा जो है वो प्रदान करती है। जननी एक्सप्रेस सेवा सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और आप 104 नंबर पे कॉल करके जननी एक्सप्रेस सेवा बुला लोगे, नहीं, एक्सीडेंट के लिए 108 ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और ये जो 108 एम्बुलेंस सेवा है ये स्टार्ट कब से हुई थी, सितंबर 2008 के अंदर। कब हुई थी, 2008 में। कैसे याद रखोगे, 108 को तो 2008 में स्टार्ट करना है। मोबाइल मेडिकल सेवा योजना। अब ये मोबाइल मेडिकल सेवा योजना क्या, मोबाइल का काम होता है दूर दराज क्षेत्रों के अंदर सुविधा पहुंचाना, ठीक है ना। तो जो मोबाइल मेडिकल सेवा योजना है ये भी 2008-9 के अंदर शुरू हुई है, और इसका उद्देश्य है राजस्थान के दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र या निजी अस्पताल जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहां पर ये सारी सुविधाएं जो है वो नहीं है, वहां पर जो है चिकित्सा सेवा प्रोवाइड करवाना, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, या कोई निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई सुविधा वहां पर नहीं है, उन क्षेत्रों के अंदर मोबाइल मेडिकल सेवा योजना को जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है ना, 2008-9 से। इसके बाद अगली एक योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। वाउचर आप जानते हो एक टाइप से कूपन होता है, क्यूआर होता है, उसको स्कैन करोगे, ठीक है ना। तो ये है आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। कब स्टार्ट हुई है, 2024 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई है, 2024 के अंदर। क्या उद्देश्य है, गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा जो है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, ठीक है ना।
तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा को जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इन सेवाओं की लागत कौन देगी? राज्य सरकार। यानी निशुल्क जो है वो सोनोग्राफी जांच उनकी होगी, गर्भवती महिलाओं की निशुल्क सोनोग्राफी जांच होगी। सारा खर्चा कौन देगी? राज्य सरकार। ठीक है। तो राज्य में कुल जो अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र हैं वो क्यूआर कोड वाले वाउचरों के माध्यम से निशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं जो है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, इनको वाउचर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उन वाउचरों के माध्यम से फिर जो है निजी जो सोनोग्राफी सेंटर्स हैं वहां जाकर जांच करवाई जा सकेगी। ठीक है ना। तो ये योजना है आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसके तहत 2024 में स्टार्ट हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोनोग्राफी जांच की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। पूरा का पूरा खर्चा जो है वो कौन देगी? राजस्थान सरकार, ये राज्य सरकार देगी। इसका मीनिंग है कि निशुल्क सोनोग्राफी जांच जो है वो निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर की जाएगी क्यूआर कोड वाले वाउचरों के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जो हेल्थ मिशन है उसके तहत एक प्रमुख मिशन चल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, जिसको शॉर्ट में पीएम अभीम बोलते हैं। पीएम अभीम बोलते हैं। अभीम का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है ना। क्या नाम है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या उद्देश्य है? तो भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो अवसंरचना है उसका विस्तार करना और उसको सुदृढ़ करना है ना। स्वास्थ्य अवसंरचना को लेकर ये मिशन है। किन किन चीजों पर ये मिशन केंद्रित है? तो जो भविष्य की महामारियां हैं उनको प्रभावी ढंग से निपटना। ठीक है। कोविड-19 से शिक्षा लेते हुए कि भविष्य में जो महामारी आएगी उसको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सके। जो ऑक्सीजन की समस्या से जूझे थे लोग, उनको और अच्छे से मैनेज किया जा सके जब अगली महामारी आए तब। ठीक है ना। तो भविष्य की महामारियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कहीं और से हेल्प लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना। ये इसका एक उद्देश्य है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी प्रकार से अपने काम कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है ना। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहा है। ठीक है। आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनके माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसको मजबूत किया जाए। अब इस मिशन के तहत एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, जिसको शॉर्ट में VHSC बोलते हैं, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, VHSC। ठीक है ना। तो ग्राम स्वास्थ्य और जो स्वच्छता समिति है उसका गठन इसके तहत किया जाता है। कौन उसकी अध्यक्षता करता है? या तो सरपंच करेगा या फिर वार्ड पंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में वार्ड पंच उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये जो मिशन है इसके तहत पीएम अभीम ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करता है सरपंच या फिर वार्ड पंच। अब ये जो समितियों का गठन है क्यों किया जाता है? ताकि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यावसायिक बनाया जा सके और स्वास्थ्य जो है उसको एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया जा सके। ठीक है। और इस समिति के अंदर और कौन कौन? अच्छा, इस समिति की संयोजक कौन होती है? तो संयोजक या कोऑर्डिनेटर तो आशा सहयोगिनी ही होगी। ठीक है ना। पहले ही बता चुका हूँ, आशा सहयोगिनी बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि दो विभागों के बीच ये कड़ी के रूप में काम करती है। तो इसकी जो संयोजक होगी इस कमेटी की वो होगी आशा सहयोगिनी। और इस समिति में और कौन कौन मेंबर हो सकते हैं? तो इसमें एक आशा सहयोगिनी होगी जो कि इसकी संयोजक होगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, स्वयं सहायता समूहों के व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, ANM के मेंबर हो इसमें शामिल होंगे, गैर सरकारी संगठन जो NGOs हैं उनके भी मेंबर होंगे, उनके भी प्रतिनिधि होंगे, महिला स्वास्थ्य संघ जो है उसके भी प्रतिनिधि होंगे। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इनको एक रीडिंग ली। और ऐसा नहीं है कि आप याद करने लग जाओ एक एक को, कि आशा सहयोगिनी भी होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होती है, ANM के प्रतिनिधि भी होंगे, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भी होंगे, NGOs के भी होंगे। ऐसे याद करने की नीड नहीं है, एक बार पढ़ा। याद करने वाली चीज क्या है इस पूरे के अंदर पीएम अभीम में? मैं बता देता हूँ, आपने सिंपली एक बार इसकी रीडिंग लेनी है, आपको समझ आ जाएगा पीएम अभीम है क्या।
तो इसमें आपको याद करने वाला एज सच ये दो ही चीजें हैं कि ये जो ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है ये किसकी अध्यक्षता में, तो सरपंच या वार्ड पंच की। कौन इसके अंदर संयोजक होगी, आशा से होगी। इसके बाद में एक टेली मेडिसिन को लेकर क्या क्या प्रोविजन इस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ई संजीवनी HWC पोर्टल, ठीक है ना। एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है ई संजीवनी HWC पोर्टल। ये भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए बनाया, ठीक है ना। ये जो पोर्टल है ये भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए इसको बनाया, इस पोर्टल को। हब और स्पोक मॉडल, इस पोर्टल को हब और स्पोक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। कब, अगर ये पोर्टल पदानुक्रमित प्राश्रम सेवाएं प्रदान करता है। पदानुक्रम का मतलब हायरार्की, इसके अंदर जैसे कि निम्न सुविधा से लेकर उच्च सुविधा तक, ठीक है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है, अगर ये पदानुक्रम में चलता है तब इसको ई संजीवनी जो WHC पोर्टल है, HWC पोर्टल है, इसको हब और स्पोक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। हब और स्पोक मॉडल के रूप में कैसे जाना जाता है, तो बहुत सिंपल है, इसमें उच्च से लेकर निम्न तक भी कार्य किया जाता है, निम्न सुविधा से लेकर उच्च सुविधा तक प्रोवाइड इसमें की जाती है, ठीक है। तो ये आपका टेलीमेडिसिन को लेकर दो प्रोविजन है, एक ई संजीवनी HWC पोर्टल और दूसरा है हब एंड स्पोक मॉडल। फिर आते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। वैसे तो मैं इनको नोट्स में देने वाला भी नहीं था, लेकिन हालांकि यहाँ से आना कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आप एक बार जो सर्वे में लिखा हुआ है चलो उसको, अब जैसे ये है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, अब इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या किस पर काम किया जाएगा, शहरी स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ भी देख लो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढांचे के विकास, चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाकर शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। हर मिशन का एक ही उद्देश्य है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेटर किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेटर बनाया जाए और सभी तक स्वास्थ्य की पहुंच जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। ये दो ही उद्देश्यों के साथ काम हो रहे हैं हर योजना के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था स्वास्थ्य और कल्याण का, ठीक है। एक बार आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ दिखा देता हूँ, इस रूप में लिखा हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, है ना। ये RGHS देख लो इन्होंने कैसे लिख रखी है, ये देख लो RGHS को इन्होंने कैसे लिखा है, और आप अपने नोट्स देखना उनमें कैसे लिखा है अपने, ठीक है ना। एक एक चीज की क्लैरिटी है। तो जो ऑथेंटिक सोर्स आपको रेकमेंड करने वाले 100 लोग मिल जाएंगे कि भाई वहां से पढ़ो, लेकिन वहां से पढ़ के पढ़ाना भी तो बात है ना एक। ये देख लो सिलिकोसिस नीति इस रूप में दे रखी है इन्होंने, सब पैराग्राफ फॉर्म में लिखा और सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में है। और जो लोग कहते हैं कि हम टाइम लेंगे, 20 दिन का टाइम लेंगे, हम तो प्रेजेंटेशन को बेटर करेंगे, तो हमने एक दिन में ही कर दिया। इससे बेटर प्रेजेंटेशन आप कर देना, मान जाएंगे आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हो आराम से पूरा का पूरा सर्वे, ठीक है। ये इस प्रकार की टेबल्स दे रखी है, इनका कोई आपके एग्जाम से लिंक ही नहीं है। ये दे रखी योजना पूरी की पूरी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, फिर ये आगे दे रखा है NHM, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चलो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में तीसरे चैप्टर के साथ।